जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समास के पहले भेद के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, समास जब पढ़ा रहे थे, समास स्टार्ट किया था तो समास के बारे में हमने बताया था, समास की परिभाषा बताई थी, समास के भेद बताए थे, संधि और समास में अंतर बताए थे, साथ ही साथ कुछ उदाहरण को भी हमने बताया था कैसे होता है ये सब समास। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ा रहे हैं अव्ययी भाव समास, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ये क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले अव्यय लगा है ना, इस समास में अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। तो हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। इसकी परिभाषा क्या होती है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ो, इसको लिखा क्या गया है। इस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ध्यान देना, पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। उसके बाद और वही पद प्रधान भी होता है। और क्या है, इसे नपुंसक समास के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द है नपुंसक समास। नपुंसक समास के नाम से भी इस समास को जानते हैं। उसके बाद क्या है कि क्रिया विशेषणवाची अव्यय में भी सदैव अव्ययी भाव समास होता है। किसमें? क्रिया विशेषणवाची अव्यय में। ठीक है ना। अब हमने आपको परिभाषा बताया, इसमें कुछ पॉइंट हैं, उसको अब ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो पहला पद है अव्यय या उपसर्ग। अव्यय और उपसर्ग क्या है? अव्यय मतलब होता है अविकारी शब्द। जब हम आपको विकारी या विकारी पढ़ाएंगे तो उसमें से सब कुछ बताएंगे, तो आप इतना ही जानिए, अव्यय मिस होता है अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना। अब देखो, ये उपसर्ग क्या है, यानी कि किसी शब्द के पहला जो होता है पद वो उपसर्ग युक्त होता है। जब उपसर्ग लगता है तो उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है उसके अर्थ में। तो अब देखो, वही पद प्रधान भी होता है। जो उपसर्ग लगा होता है जिस संज्ञा में अव्यय लगा होता है, वही पद प्रधान भी होता है, यानी कि प्रथम पद। और उसके बाद ये नपुंसक समास के नाम से भी जाना जाता है। हम इतना आपको बताएं। अब हम आते हैं, कुछ उदाहरण करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर है यथाशक्ति, यथाविधि, विवाहोपरांत, मृत्योपरांत। ठीक है, ये उदाहरण है। अब देखो, ये जो अव्ययी भाव समास है इसका भेद भी है, उस भेद को पहले जाने। अव्ययी भाव समास का दो भेद है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कितने भेद? दो भेद। अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ये सब अव्ययी भाव के क्या हैं? भेद हैं। क्या है? अव्यय पद पूर्व समास और नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब इसको क्या कहते हैं? ये तो हो गया इसका नाम। अब ये अव्यय पद पूर्व क्या है और नाम पद पूर्व क्या है? अव्यय पद पूर्व मतलब जिस संज्ञा में, यानी कि जिस पद में सबसे पहला पद आए अव्यय युक्त या उपसर्ग युक्त, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब यहाँ पर नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास क्या है? अब इसको जानो। जिस संज्ञा में, यानी कि जिस पद में, जिस सामासिक पद में क्या होता है? पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। वो क्या होता है? नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब हम आते हैं, कुछ उदाहरण करें, उसके बाद ये अव्यय पद पूर्व समास और ये नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति है ना। अब इस यथाशक्ति को हम इसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है ना। समास विच्छेद नहीं करेंगे, इसका विच्छेद नहीं होता, विच्छेद होता है संधि का, इसका विग्रह होता है। अब देखो, यथाशक्ति, इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इस यथाशक्ति का समास विग्रह है। अब यहाँ पर देखो, हमने अभी क्या बताया था? अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये जो अव्ययी भाव समास होता है उसका दो भेद होता है। दो भेद में पहला भेद है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पर क्या है? अव्यय पद पूर्व जो पद होता है
वो क्या होता है, अव्यय होता है। ये सामासिक पद है ना, सामासिक पद क्या होता है, अव्यय युक्त होता है, तो वहां भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है, शक्ति। ठीक है, और शक्ति से पहले क्या लगा है, यथा। यथा क्या है, अव्यय है। यथा क्या है, अव्यय है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय में। इस पर लिंग वचन इसका सब कुछ असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह हुआ। तो हम पहचान कैसे सकते हैं इसको, जिस पद में यानी कि जिस शब्द में पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, वहां पर क्या होता है, सदैव अव्ययी भाव समास। अब उसके बाद क्या है, यथा विधि। यथा विधि क्या होगा, विधि के अनुसार। विधि के अनुसार, यथा विधि। ठीक है ना, यहां भी यथा लगा है और यहां भी यथा लगा है। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार, जितना हमें रुचि है उतना हम करेंगे, ऐसा है। इतना समझ में आया कैसे हुआ। ये क्या है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें क्या लगा है, सबसे पहले अव्यय लगा है ना। यहाँ पर जो के कारक है, जो के विभक्ति है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब हम समास करते हैं तो इस विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है। गायब होने के बाद क्या हो जाता है, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। ठीक है ना, एक शब्द में, यानी कि जब हम इसको कह सकते हैं, ये भी शब्द का एक पार्ट है। जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो शब्द में ये भी एक शब्द का अंग हो जाता है, क्योंकि इसमें भी तो शब्द ही पढ़ना है। जो विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप को संकुचित करते हैं यानी संक्षेपीकरण करते हैं, तब क्या होता है, समास हो जाता है। और समास का संक्षेपीकरण होता है छोटा शब्द। तो इतना बड़ा लिख कर क्या मतलब, इसीलिए इसको छोटे में बनाया गया है समास को। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो, यहाँ पर अब देखो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। यहाँ पर नाम की प्रधानता है, यानी कि इस ये जो समास है, ये सब, इसमें सबसे पहले नाम की प्रधानता होगी। जैसे यहाँ पर अव्यय या उपसर्ग की प्रधानता, वैसे इसमें अब नाम की प्रधानता होगी। पहला पद क्या होगा, संज्ञा, और दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पद, पहला पद क्या है, विवाहोपरांत, यानी कि विवाह के उपरांत। विवाह के उपरांत मतलब विवाह के बाद। यहां पर जब इसके विभक्ति का लोप होगा तो हो जाएगा विवाहोपरांत। ठीक है ना, इसका समास विग्रह है विवाह के उपरांत। और ऐसे मृत्योपरांत क्या हो जाएगा, मृत्यु के उपरांत क्या होगा, मृत्यु के उपरांत। ये मृत्यु के उपरांत हो गया। अब क्या है, समक्ष, अक्ष के सामने, अक्ष के सामने, अक्ष के सामने। ये क्या है, समक्ष, यानी कि अक्ष के सामने, आंख के सामने जो होता है उसको समक्ष कहा जाता है। और ये जो है इसका समास विग्रह है, ये है सामासिक पद। ठीक है ना, और इसमें ये अव्यय युक्त है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखो पंचगंगम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यहाँ पर देख रहे हैं पंचगंगम, इसका समास विग्रह क्या होगा। सबसे पहले ये जानो, यहाँ पर संख्यावाची आ गया है। आपको हमने बताया था कि जो द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास का भेद, वो भी संख्यावाची होता है। उसको भी संख्यावाची यानी संख्या के अनुसार पहचान करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, संख्या है, यहाँ भी संख्या है। तो याद रखना, यहाँ पर जैसे द्विगु समास का समास विग्रह होता है, वैसे सेम क्या होगा, इसका भी समास विग्रह होगा। किंतु यहाँ पर जब गंगा आए, यानी कि किसी नदी का नाम आए, गंगा जरूरी नहीं है, किसी नदी का नाम आए और मुनि का नाम आ जाए, उसमें अगर संख्यावाची
पद है तब क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। देखो इसका होगा पंचगंगम, यानी कि 5 गंगा का समूह या समाहार। 5 गंगा का या 5 गंगाओं का समाहार। ठीक है ना। उसके बाद त्रिमुनि, मुनि में त्रि यानी कि संख्यावाची पद है, तो यहां पर क्या होगा इसका 3 मुनियों का समाहार या समूह। तो यहां पर आप लोग जब देखें, यहां पर गंगा एक नदी है, मुनि एक शब्द है जो ऋषि होते हैं। नोट करके यहां पर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नदी और मुनि के साथ संख्यावाची शब्द आया, संख्यावाची पद आए, तो वहां पर क्या होता है सदैव, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये भी एक तरीका है पहचान करने का। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब आगे कुछ और उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं क्रिया विशेषणवाची अव्यय में ना, यानी कि क्रिया विशेषणवाची। यहां पर क्रिया की विशेषता होगी, यहां पर जो भर पेट है इसका समास विग्रह होगा पेट भर। पेट भर, पेट भर यानी कि जैसे भर पेट है, पेट भर। ठीक, जैसे कुछ खाना होता है तो भर पेट खाते हैं, पेट भर, तो यहाँ पर पेट भर के खाते हैं, तो जब उसको हम भर पेट कहते हैं तो सामासिक पद हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक योजक चिन्ह आ रहा है ना, योजक चिन्ह। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। ऐसा पहचानने का कोई तरीका नहीं है, गलत हो सकता है। द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह, इसमें भी योजक चिन्ह, लेकिन अंतर क्या है इसमें, अब ये जानो। द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई ना, तो जहां पर एक दूसरे का विपरीत पाया जाए यानी कि जो विलोम हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि जो क्रिया की विशेषता हो, यानी क्रिया विशेषणवाची जहां पद आए वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। और क्या होगा, ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब देखो बारंबार, बारंबार का समास विग्रह क्या होगा, बार बार, बार बार, बार बार या फिर हर बार, बार बार या हर बार। अब देखो प्रत्येक, प्रत्येक है, यहाँ पर ये क्या है, उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग लगा है ना, प्रति क्या है, उपसर्ग है, एक में प्रति लग गया है तो हो गया है प्रत्येक। तो यहाँ पर होगा एक एक या फिर हर एक, एक एक या हर एक। यहाँ पर घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी क्या होगा, हर घड़ी, हर घड़ी। अब क्या है, दिन दिन, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, प्रतिदिन। उसके बाद क्या है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष या हर वर्ष, हर वर्ष या फिर एक एक वर्ष, हर वर्ष या एक एक वर्ष, दिन दिन, प्रतिदिन। ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, समास और समास विग्रह। ये किसका था, अव्ययी भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको कुछ पहचान बताने वाले हैं जिससे आप लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि पहला पद उपसर्ग और दूसरा पद संज्ञा, मतलब समझ रहे हैं।
कि अगर कोई सामासिक पद है उसमें पहला पद उपसर्ग होना चाहिए और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए, कोई नाम हो, वस्तु हो या स्थान हो या किसी नदियों का नाम हो या फिर मुनि हो, ठीक है ना। उसके बाद सामासिक पद अव्यय हो, जो समास होता है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, सामासिक पद है, इसमें पहला पद क्या है, अव्यय, यहाँ पर यथा क्या है, अव्यय, ठीक है। तो जहाँ पर सामासिक पद अव्यय हो, ठीक है, और अव्यय वहाँ पर क्या होता है, समास में अव्ययी भाव समास होता है। और ये क्या है, ये तो पूर्ण रूप से क्या है, ये सब सामासिक पद अव्यय, यानी कि दोनों अव्यय हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जैसे बारंबार, बार बार, क्या परिवर्तन होगा इसमें, हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोगी हैं ना। उसके बाद क्या है, प्रथम पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये सब क्या है, उपसर्ग आए, तो वहां पर क्या होगा, सदैव अव्ययी भाव समास। उसके बाद जब हम इतना पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भर देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, जैसे हो गया भर पेट, यानी कि पेट भर। उसके बाद हर देख रहे हैं ना, घड़ी घड़ी, हर घड़ी या प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक, एक एक या हर एक, बारंबार, बार बार या हर बार, दिन दिन, हर दिन या प्रतिदिन, वर्ष, प्रतिवर्ष, हर वर्ष या एक वर्ष। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो अव्यय के ऊपर था, आप लोगों को पसंद आया और आप लोग हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।